नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर गुप्ता से। कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जिससे लग रहा है कि अगर उसमें सच्चाई होगी या घटनाक्रम यूं ही आगे चलेगा तो फिर दुनिया में हर एक देश भारत के साथ दोस्ती करने के लिए आगे बढ़ने को बेताब होगा। जी हाँ, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ब्रिक्स का सम्मेलन रूस में होने वाला है और रूस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होनी है। उस मुलाकात के पहले जो घटनाक्रम चल रहा है वो इतना सेंसेशनल है कि आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। जिस तरीके से व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की युद्ध लड़ते लड़ते थकते हुए दिख रहे हैं, उससे इतना साफ है कि ये चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो जाए। लेकिन इन दोनों का या इन दोनों देशों के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसमें ईगो प्रॉब्लम इतनी है कि कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। हालांकि आज भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सैन्य दृष्टिकोण से किसी भी स्तर पर जेलेंस्की की सेना पुतिन की सेना के सामने इस मौजूदा दौर में भी कहीं पर भी ठहरती नहीं। और अगर मान लीजिए जेलेंस्की की सेना पुतिन की सेना की बराबरी की स्थिति पर आ भी जाए नाटो और अमेरिका के विशेष प्रयासों से या पूरे यूरोप के विशेष प्रयासों से, फिर भी पुतिन के पास इतनी ताकत है कि न सिर्फ जेलेंस्की अर्थात यूक्रेन की तबाही होगी बल्कि यूरोप तबाह होगा और अमेरिका भी कुछ हद तक बड़े पैमाने पर तबाही का दंश झेलने को मजबूर होगा। फिर तो ये स्पष्ट है कि युद्ध खत्म होना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि युद्ध खत्म कराए कौन? वो देश जो नाटो के सहयोगी हैं, जो अमेरिका के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, वो युद्ध कभी भी खत्म नहीं कराना चाहेंगे, क्योंकि युद्ध अगर खत्म हुआ तो जेलेंस्की के जरिए जो हथियारों की बिक्री हो रही है और उनके हथियारों का प्रमोशन हो रहा है वो कैसे आगे बढ़ेगा। लेकिन अब अमेरिका भी समझ रहा है कि टू फ्रंट वॉर क्रिएट करने और कराने की जिस स्थिति में वो है, अब उसकी भी तबाही और आर्थिक तबाही सुनिश्चित होती जा रही है। इजरायल और हमास का जो संघर्ष चल रहा था उसमें पश्चिम एशिया में और कई देश इजरायल को बर्बाद करने के लिए आगे आ गए। अमेरिका चाहता है कि अब इजरायल संधि कर ले या हमास के खिलाफ संघर्ष रोक दे, और उधर इजरायल है कि मानता नहीं और उसने कसम खा ली है कि बिना हमास, हिजबुल्लाह, ईरान जैसी ताकतों को उनको उनके औकात पे लाए बगैर तो हम बैठेंगे ही नहीं। और इजरायल काफ़ी हद तक ऐसा कर चुका है। हालांकि इजरायल पर भी हमले हो रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, और इजरायल के वजूद में आने के बाद जो बर्बादी या तबाही इजरायल की अब हो रही है पहले नहीं हुआ। लेकिन इजरायल आज भी हमास और हिजबुल्लाह को लगभग तबाह कर चुका है, पूरी तरह खत्म नहीं किया है। और वो खत्म इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि वो विचारधारा की लड़ाई है, लेकिन उस विचारधारा की लड़ाई में कट्टरपंथी ताकतें भी अब समझ चुकी हैं कि इजरायल के वजूद को तो मानना पड़ेगा। वो माने या ना माने ये और बात है। इस बात को अमेरिका समझ रहा है कि अगर इजरायल को यूं ही वो गोद में लिए बैठा रहेगा तो यूक्रेन और रूस का जो संघर्ष चल रहा है उसमें भी उसको अगर ताकत झोंकनी पड़ेगी तो फिर ये टू फ्रंट वॉर हो जाएगा और इसमें आर्थिक रूप से अमेरिका को बहुत परेशानी होगी। तो अमेरिका युद्ध रुकवाना चाहता है लेकिन मजबूरी है, और उसकी अपनी जो एक राष्ट्रीय चरित्र या नीति होती है उसके तहत हथियार बेचना और किसी को आगे करके या किसी के कंधे पे बंदूक रख करके खेलना, ये अमेरिका की रणनीति रही है। इसलिए वो जेलेंस्की को भी जिलाए रहना चाहता है और इधर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भी संभाल भी रहा है और ये कहता है कि आप हिजबुल्लाह को या हमास को ख़त्म भी करिए। हो कुछ नहीं रहा, लेकिन एक प्रयास हो रहा है और वो भारत ने किया, जिसको जेलेंस्की भी मान रहे हैं
पुतिन भी मान रहे हैं। जब जेलेंस्की की मोदी की मुलाकात हुई थी तो जेलेंस्की को मोदी ने गले लगाया था और प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया था कि अगर आप दूसरे की गोद में न खेलें, ये वो बातें हैं जो अभी तक मीडिया में नहीं आई, लेकिन सूत्र ये बताते हैं कि जेलेंस्की को ये बताया गया कि दूसरों की गोद में खेलना बंद करिए और युद्ध रोकने के लिए आगे आने को तैयार होइए, तब तो पुतिन से बात करने के लिए एक दबाव बनाया जा सकता है और वो दबाव कोई शक्ति का नहीं होगा, नैतिक होगा, जो मित्रतावश उस दबाव को बनाया जाता है और जिसका बड़ा महत्व होता है। जेलेंस्की को ये बात समझ में आई और जेलेंस्की ने सहमति दी, और जब जेलेंस्की ने सहमति दे दी तो उस समय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, अगर आपको याद हो, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यूक्रेन गए थे और उस ताबड़तोड़ बहुत ही जो संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण दौरे के दौरान हर एक मीटिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल प्रधानमंत्री के साथ थे। प्रधानमंत्री और डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच जो बातचीत हुई और उसका जो लबोलवाब निकला, अर्थात उसका जो नटसेल फैक्ट निकला, उसको कंसाइज करके अब रूस के पास पहुंचा दिया गया, जिसमें आपने देखा होगा कि डोभाल और पुतिन की बाकायदा मुलाकात होती है और उस मुलाकात में डोभाल साहब कहते हैं कि आप के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये संदेश भेजा है और इस संदेश के मायने ये कुछ बातें ये बताई जा रही हैं कि मोदी ने ये संदेश भेजा और जेलेंस्की से जो बातचीत हुई वो आपको बताना है। लेकिन खबर ये है, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, कि पुतिन से भी कह दिया गया कि यही वो समय है, अगर आप युद्ध शांति के लिए आगे आ जाएंगे तो आपका जो राष्ट्रीय चरित्र है और एक औरा ताकतवर देश का बना हुआ है वो बना रहेगा, अन्यथा इस संघर्ष में आपकी स्थिति अब डमाडोल हो सकती है। और यही वो बात जो डोभाल ने की और उसके बाद पुतिन ने कहा कि मुझे अपने दोस्त मोदी का इंतज़ार है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सप्ताह के अंत के बाद जो दूसरा सप्ताह आने वाला है उसमें वो रूस जाने के लिए अपनी तैयारी कर रहे होंगे अपनी टीम के साथ, क्योंकि वहाँ पर ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेना है। ये ब्रिक्स सम्मेलन में चाइना भी रहेगा, रूस भी रहेगा, भारत भी रहेगा। तो यहाँ पर जो बातचीत होगी उस बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक कदम और आगे बढ़ाए जा सकते हैं और उसके बाद जो बातें निकलेंगी वो फिर जेलेंस्की को भी बताया जा सकता है। और इसी से लग रहा है कि इस बातचीत में हालांकि भारत मध्यस्थ की भूमिका में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मध्यस्थता के श्रेणी में फिलहाल भारत सबसे आगे है, क्योंकि जेलेंस्की और पुतिन दोनों का भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है, भारत के राष्ट्रीय वैदेशिक नीति के चरित्र पर है, और इसलिए दोनों को लगता है कि अगर कोई पहल होगी तो निस्वार्थ भाव से होगी और इसमें कोई समाधान निकाला जा सकता है। और ये अब दोनों की मजबूरी हो गई है कि युद्ध खत्म किया जाए। सवाल ये है कि फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रूस की यात्रा पर होंगे सितंबर के तीसरे सप्ताह में, ब्रिक्स सम्मेलन में भाग ले रहे होंगे, तो फिर चीन क्या करेगा? चीन अब वो करेगा जो हम आप देखेंगे और कांग्रेस भी देखेगी, जो चीन के गोद में खेलती तो है, लेकिन चीन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंधों पर टिप्पणी करते हुए उनके डर जाने का एक प्रोपेगेंडा करती है। वो भी समझ जाएगी कि चीन ने समझ लिया है कि भारत की कूटनीतिक पहल के सामने उसकी कूटनीतिक पहल कुछ कमज़ोर पड़ रही है और रूस चीन के मुकाबले भारत को ज़्यादा तरजीह फ़िलहाल दे रहा है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल चीन को हटा दिया है, फ़िलहाल वो दे रहा है। क्यों? क्योंकि चीन का जो राष्ट्रीय चरित्र है उसमें दोगलापन आता है, ये पुतिन को फील हो रहा है। और इसलिए कोई भी वार्ता जो
ज़ेलेंस्की और पुतिन के बीच में होगी, उसमें भारत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है। और जैसा कि पुतिन कह भी चुके हैं कि ब्राज़ील, भारत और चीन चाहें तो बातचीत की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहल इतनी ज़्यादा प्रभावी हो सकती है कि फिर हर भारतीय को गर्व होगा। और इसीलिए चीन भी अपने स्थान को प्राप्त करने के लिए भारत के साथ संबंधों को सुधारने की पहल करने लगा है। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चीन की तरफ से, वहाँ के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बयान दिया जा रहा है कि पूर्वी लद्दाख में भारत के साथ जो सेनाएं चीन की आमने सामने खड़ी हुई हैं, वहाँ पर 4 स्थानों पर डिसएंगेजमेंट हो गया, अर्थात चीन की सेनाएं भी पीछे जा रही हैं और भारत की भी सेनाएं पीछे जा रही हैं। और ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। इस डेवलपमेंट को देखकर न तो अमेरिका खुश होगा, न यूरोप, लेकिन चीन की भी मजबूरी है कि मक्कारी को छोड़कर वो भारत के साथ संबंधों को कुछ हद तक सही करे। आपको भरोसा हो न हो, भारत इस समय लीडिंग पोजीशन पर है। हाँ, थोड़ी सी चूक, थोड़ी सी गलती मुश्किलों में भी डाल सकती है। इसलिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये जो कूटनीतिक पहल चल रही है, उसमें बहुत फूंक फूंक कर कदम उठाए जा रहे हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।